नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत सरल, सटीक और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। मैं अपने शब्दों को कुछ इस तरह से भी प्रयोग कर सकता हूँ कि आज के बाद आपको इस अध्याय को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इस अध्याय को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझा और पढ़ा दूंगा। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपके द लास्ट लेसन चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर में आप यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 12th इंग्लिश में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे चलते हैं। तो आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्रेंच कहता है कि मैंने हर्ड मतलब सुना। एम हैमल को शेख कहते हुए टू मी मुझसे। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। अर्थात इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा और उत्कृष्ट कर सकते हैं। आप सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एम हैमल ने मुझसे कहा। आई हर्ड मैंने सुना, एम हैमल को शे टू मी मुझसे कहते हुए। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। या फिर मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि एम हैमल ने मुझसे कहा। क्या कहा? मैं वॉन्ट मतलब विल नॉट, नहीं। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। यू आपको या फिर तुम्हें। मैं तुम्हें वॉन्ट स्कॉल्ड डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू तुम मस्ट अवश्य ही फील महसूस कर रहे होगे बैड बुरा इनफ पर्याप्त, तुम पहले ही काफी बुरा महसूस कर रहे होगे या फिर तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। सी देखो, हाउ इट इज यहाँ कैसे है। देखो यहाँ कैसे है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ ऐसा है। एवरी डे हर दिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ स्वयं से। हर दिन हम खुद से कहते हैं। हम खुद से क्या कहते हैं कि वाह, अरे आई हैव मेरे पास है प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है ढेर सारा समय। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास ढेर सारा समय है। मैं लर्न सीख लूंगा इट इसे टुमारो कल, मैं इसे कल सीख लूंगा। आप भी तो ऐसा करते हैं ना कि कोई काम करना होता है तो आप कहते हैं बहुत समय है, कल कर लेंगे। अरे मेरे पास बहुत समय है, कल पढ़ लेंगे। तो ब्ला ब्ला ब्ला, यानी हर एक काम को आप कल पर टालते जाते हैं। तो आप और मैं एक दूसरे से भिन्न थोड़ी हैं। आप भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। तो वही चीज, जैसे हम लोग अपने काम को कल पर टालते हैं, ठीक उसी तरह से ये लोग भी अपने काम को कल पर टालते हैं। एंड और नाउ अब यू तुम सी देख सकते हो, और अब तुम देख सकते हो वेयर की कहाँ वी हैव कम आ गए हैं, कम आउट कि हम कहाँ आ गए हैं। और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, अर्थात पूरा देश ही हमारा गुलाम बनाया जा चुका है। मैं अपने शब्द को थोड़ा सा और सुधारना चाहूँगा कि हमारे अल्सास और लॉरेन, ये जो दो जिले हैं, ये गुलाम बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने काम को कल पर ना टाला होता, जब तुम्हारे पास समय था उसी समय तुमने अगर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ली होती, तो आज तुम्हें फ्रेंच आती होती। ठीक है। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल, दैट्स यही द ग्रेट सबसे बड़ी ट्रबल समस्या है। यही सबसे बड़ी समस्या है विथ अल्सास, अल्सास के साथ। आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्सास के लोगों के साथ या फिर अल्सास के साथ, यही सबसे बड़ी समस्या है। सी यहाँ पुट्स ऑफ टाल देती है लर्निंग सीखने को टिल टुमारो कल पर। यहाँ सीखने को कल पर टाल देती है।
अर्थात यहाँ के लोग सीखने को कल पर टाल देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरी तरह से पुस्तक की भाषा का ही प्रयोग करें। आप सीधा सीधा कहें कि यह सीखने को कल पर टाल देती है। नाउ अब दोज फेलो, उन लोगों के पास, आउट देयर जो बाहर हैं, यानी अब बाहर के लोगों के पास विल हैव होगा द राइट। राइट का मतलब होता है सही, लेकिन यहाँ पे राइट का मतलब है अधिकार से। अधिकार होगा टू से, कहने का, टू यू, आपसे। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, अर्थात आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें अब आपको बाहर के लोग बताएंगे, क्योंकि प्रशिया की सेना ने तो भैया कब्जा कर लिया है। ठीक है। हाउ इट इज, ये कैसे है या फिर ऐसे कैसे है। यू, आप प्रिटेंड, नाटक करते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी होने का। आप फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। आप कहते हो कि आप फ्रांसीसी हो, जैसे हम और आप कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी हैं, वैसे ही वहाँ के लोग कहते हैं कि हम फ्रांसीसी हैं, हम फ्रांस के लोग हैं, हम फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस हमारी मातृभूमि है। ठीक है। तो तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, एंड येट, और फिर भी, यू कैन, तुम, कैन, कैन मतलब होता है सकना, क्या सकते हो, नेदर, ना तो स्पीक, ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, एंड येट, और फिर भी, यू कैन नेदर स्पीक, ना तुम बोल सकते हो, ना राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। और फिर भी तुम अपनी खुद की भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट लेकिन, यू आर नॉट, तुम ही नहीं हो, द वर्ड्स, सबसे बुरे, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर, बेचारे, लिटिल, नन्हे फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। इसमें केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप ऐसे ही कहेंगे कि बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी के पास, अ ग्रेट डील, पर्याप्त कारण है, टू रीअप्रोच आवर सेल्फ, स्वयं को रीअप्रोच विथ, जिम्मेदार ठहराने के, या फिर स्वयं को दोष देने के, हम सभी के पास पर्याप्त कारण है। भाई, तुमने ही केवल गलती नहीं की है, मैंने भी गलती की है, तुम्हारे माता पिता ने भी गलती की है, ये जो स्कूल में इतने गांव के लोग बैठे हैं इन्होंने भी गलतियां की हैं। तो केवल तुम ही नहीं हो जो सबसे बुरे हो, हम सभी के पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। आप रिवीजन कर लीजिए। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, या फिर कह सकते हैं कि एम हैमल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच या फिर नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले ही काफी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ऐसा कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम हर दिन खुद से कहते हैं। ब्लाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास बहुत सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वहाँ सीखने को कल पर टाल देती है। नाउ दोस फेलोज, अब उन लोगों के पास, आउट देयर यानी अब बाहर के लोगों के पास, विल हैव द राइट, अधिकार होगा, टू से टू यू, आपसे कहने का। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। पुस्तक में तो केवल इतना ही लिखा है, लेकिन इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अब बाहर के लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप फ्रांसीसी होने का नाटक करते हैं। एंड इट, और फिर भी, यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी आप अपनी खुद की भाषा ना तो लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्ड्स, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे, बेचारे नन्हे फ्रेंच, पुअर मतलब बेचारा, लिटिल मतलब नन्हा, फ्रेंच मतलब फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, केवल तुम ही सबसे बुरे नहीं हो।
वी हैव ऑल, हम सभी के पास अ ग्रेट डील, पर्याप्त कारण है टू रिअप्रोच आवरसेल्फ विथ, स्वयं को जिम्मेदार ठहराने के लिए या फिर स्वयं को दोषी ठहराने के लिए, स्वयं को दोष देने के लिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वयं को दोष देने के लिए हम सभी के पास पर्याप्त कारण हैं। मैं अपने पृष्ठ को थोड़ा सा ऊपर ले चलूंगा। ये आप देख सकते हैं कैसे दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। आपकी पुस्तक में ये चित्र तो अवश्य ही बना होगा। हाँ ठीक है, हमने एक बड़ी सी टीवी लगी है जिसपे सब कुछ दिख रहा है और प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। इसको टाइप भी नहीं करवाया मैंने ताकि इसकी सादगी बनी रहे, इसकी सरलता बनी रहे, इसकी स्थिरता बनी रहे। आइए, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनेक्शियस, उत्सुक नहीं थे, इनफ, पर्याप्त, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू, तुमको, लर्न, शिक्षा दिलवाने के प्रति, तुमको शिक्षा दिलवाने के प्रति या फिर तुमको शिक्षा दिलवाने के लिए तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे, वे, प्रेफर्ड, वो तो प्रेफर करते, वो तो चुनते, टू पुट यू, तुम्हें पुट करना, तुम्हें लगवाना, टू वर्क, काम पर, वो तो तुम्हें काम पर लगवाना ज्यादा प्रेफर करते, वो तो तुम्हें काम पर लगवाना ज्यादा पसंद करते, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल, या फिर किसी मिल पर, वो तो तुम्हें किसी फार्म अथवा मिल पर काम पर लगवाना ज्यादा पसंद करते। भाई गरीब लोग होते हैं ना, तो वो लोग सोचते हैं कि घर में जितने लोग हैं वो सभी कमाएं ताकि घर परिवार बढ़िया ढंग से चल सके। तो गरीब लोग जल्दी अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिलवा सकते, शिक्षा दिलवाने में भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माता पिता उनको शिक्षा नहीं दिलवा पाते और वो बहुत छोटी सी आयु में ही कमाने लग जाते हैं। गरीबी बहुत भयंकर श्राप है। मैं कल्पना करता हूँ या फिर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस धरा पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को सामर्थ्यवान और धनवान बनाए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि उन्हें वो जितना करना चाहते हैं या फिर जितना उनका सपना होता है अपने बच्चों के लिए करना, गरीबी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। हमने इसका स्वाद चखा है, हम जानते हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि खूब मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, बेहतर बनिए और अपने माता पिता को एहसास दिलाइए कि उनकी संतान लायक है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल, अर्थात वे तो तुम्हें किसी फार्म पर अथवा मिल, मिल मतलब आरा मशीन, ठीक है, या फिर आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते। किसी फार्म पर अथवा आरा मशीन पर, मिल को मिल भी कह सकते हैं, तो मिल पर काम पर लगवाना ज़्यादा पसंद करते, सो एज टू हैव, ताकि मिल सके, लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा मनी, धन, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा धन मिल सके। गरीबी बहुत बुरा श्राप है। अपनी इच्छाओं को मार कर जिंदा रहना बहुत बड़ा श्राप है। अगर आपके पास मौका है पढ़ने का तो पढ़िए। डिज़ायर पॉइंट पर सभी सब्जेक्ट फ्री में चल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, तो पढ़िए मन लगा के। और हाँ, क्लास 12th वालों के लिए उड़ान बैच का थोड़ा सा एक छोटा सा प्राइज़ रखा गया है, लेकिन क्रैश कोर्स की प्रैक्टिस हम आप सभी के लिए फ्री करवा देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो पढ़िए मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन, मैं भी टू ब्लेम, दोषी हूँ, आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट, क्या मैंने ऑफ्टन, अक्सर, सेंट यू, तुमको नहीं भेजा, सेंट मतलब भेजना, यू मतलब तुमको नहीं भेजा, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई, मेरे, फ्लावर्स, फूलों को, क्या मैंने तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय, लर्निंग, सिखाने के, योर लेसन, तुम्हारा पाठ तुम्हें पढ़ाने के बजाय क्या मैंने अक्सर तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, अर्थात मेरी भी तो गलती है, मैं तुमको पढ़ाता। एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो, जाना, फिशिंग, मछली पकड़ने, और जब कभी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था,
डिड आई, तो क्या मैंने नॉट जस्ट गिव यू, तुम्हें नहीं दे दिया हॉलीडे, छुट्टी, तो क्या मैंने तुम्हें बस छुट्टी नहीं दे दी। और जब कभी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। अर्थात आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। तो मुझे पढ़ाना चाहिए था उस समय, लेकिन मैं तुमको छुट्टी दे देता था। तो मेरा भी गलती है, केवल आपका ही गलती नहीं है इसमें, ये आपके माता पिता का गलती नहीं है, हम भी दोषी हैं। पुस्तक में ये आपके चित्र बना होगा, दोनों लोग बात विवाद कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको रिवीजन कर लें। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं थे या फिर ज़्यादा जागरूक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल, वो तो तुम्हें किसी फार्म पर या फिर मिल पर काम पर लगवाना ज़्यादा पसंद करते ताकि उन्हें खुद थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। और मैं भी दोषी हूँ, क्या मैंने तुम्हें अक्सर मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ तुम्हें सिखाने के बजाय, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय अक्सर फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। ऐसे कह सकते हैं कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। और अगर आप और जमीनी स्तर से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। तो पहली गलती मेरी ये है, और दूसरी गलती ये है कि जब कभी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। आइए नीचे चलते हैं, यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। मैं डायरेक्ट आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनवाई। मैं चाहता था तो इसका भी थोड़ा बहुत रूप रंग बदल सकता था, लेकिन पढ़ने का मतलब है जब सिर्फ पढ़ाई हो। मेरी क्लास का मतलब है कि जितना पढ़ाऊँ उतना समझ में आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। देन तब फ्रॉम वन थिंग, एक के बाद टू अनदर, दूसरी बात करते हुए, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल बात करने लगे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। फ्रेंच मतलब फ्रेंच, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लगे। सेइंग, उन्होंने बताया, दैट की इट, यह भाषा, वाज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर भाषा है, कि यह भाषा सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है। फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे और उन्होंने बताया कि यह भाषा दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। ये चित्र तो आपकी पुस्तक में बना ही होगा, मैं बड़ा करके क्या दिखाऊं इसको, मैं तो केवल अपने अध्याय पर रहता हूं। आइए आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, हमने वहाँ पे ही आपको कह दिया था भाषा है। तो सबसे सुंदर भाषा है या दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, ये लिखा है द वर्ल्ड, दुनिया। तो ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, सबसे ज़्यादा स्पष्ट। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, तर्क संगत, सबसे ज़्यादा तर्क संगत। दैट, और वी, हमें मस्ट, अवश्य ही गार्ड, सुरक्षित रखना होगा, इट, इस भाषा को, अमंग अस, हमारे बीच, और हमें इस भाषा को हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर, और कभी भी नहीं, फॉरगेट, भूलना है, इट, इस भाषा को, और इस भाषा को कभी भी नहीं भूलना है। हमें इस भाषा को हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा और हमें इस भाषा को कभी भी नहीं भूलना है। इसका तात्पर्य ये है कि भले ही आपका ये जो अल्सास और लॉरेन जिला है ये गुलाम बनाया जा चुका है, लेकिन आप लोग अपनी भाषा में ही बात करें। आप लोग अपनी भाषा में बात करेंगे तो बाहर वाले चाहे किसी भी भाषा में बात करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अंग्रेज आए थे भारत, तो हम लोग हिंदी बोलते थे, वो लोग इंग्लिश बोलते थे, तो वो हमारी भाषा थोड़ी समझ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी बोलना सीखा उन्होंने, उनकी मजबूरी थी कि उनको हमारी भाषा सीखनी पड़ी। और ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर स्थानों पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, इसलिए उनकी इंग्लिश जो है वो हर जगह फैल गई। तो आज पूरे विश्व में इंग्लिश फैल गई है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं।
लेकिन वो कह रहे हैं कि भले ही आप गुलाम बनाए जा चुके हैं, लेकिन आपको अपनी भाषा में ही बात करना है और इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल, जब लोग आर इंस्लेव्ड, गुलाम बनाए जाते हैं, जब किसी देश के लोग गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जितना लंबे समय तक दे होल्ड, वो पकड़ बनाए रखते हैं फास्ट, मजबूती से, जितना लंबे समय तक वो मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर। तो आप इसको ऐसे कह दीजिए कि जब तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, तो इट इज एज, तो यहाँ ऐसे होता है, इफ मानो, तो ये ऐसे होता है मानो दे हैड द की, कि उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की। तो ये ऐसे होता है मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। अब ये क्या बात है? जैसे किसी बाहर के व्यक्ति ने आपको गुलाम बनाया, आप 4 लोग हैं और वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, आपकी भाषा उसको नहीं आती, तो आप 4 लोग कोई भी योजना बनाकर, कोई भी युक्ति लगाकर, आपस में बातचीत करके उसकी कैद से आज़ाद हो सकते हैं। उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपकी भाषा नहीं आती। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आप गुलाम बनाए गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखिए, ताकि आप कभी भी भविष्य में कोई योजना बनाएं अपनी भाषा में और किसी को पता ही न चले, केवल आपके अलावा। देन, तब ही उन्होंने ओपन, खोला, अ ग्रामर, एक ग्रामर की पुस्तक, एक व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रीड अस, और पढ़कर, अस हमें, आवर लेसन, हमारा पाठ सुनाया, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। तो ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, यहाँ तक हो गया था। द क्लियर, सबसे ज़्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कसंगत, और हमें इस भाषा को हमारे बीच सुरक्षित रखना है और इसको कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। फिर उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं वाज अमेज्ड, आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, यह देखकर, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, हाउ, कितना वेल, अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया, इट, यहाँ, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह मुझे कितना अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं कि यह देखकर मैं चकित था कि यह कितनी अच्छी तरह मुझे समझ आ रहा था। ऑल ही सैड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड, वो प्रतीत हुआ, सो इजी, बहुत आसान, सो इजी, बहुत ज्यादा आसान, जो भी उन्होंने पढ़ाया वो बहुत और बहुत ज्यादा आसान लगा। आई थिंक, मुझे लगता है, टू, ऐसा भी, मुझे ऐसा भी लगता है, दैट की, आई हैड नेवर, मैंने कभी भी नहीं, लिसन्ड, सुना था, सो केयरफुली, इतना ध्यानपूर्वक, मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने कभी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड, और दैट, मुझे ऐसा भी लगता है कि ही हैड नेवर, उन्होंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं समझाया था, एवरीथिंग, हर चीज को, विथ सो मच, इतना ज्यादा पेशेंस, धैर्य के साथ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने कभी भी हर चीज को इतने धैर्य से नहीं समझाया था। हाँ, इट सीम, यह सब कुछ, ऑलमोस्ट एज if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। ध्यान से समझिएगा इसको। It seemed, ऐसा लग रहा था मानो, it seemed almost, ऐसा लग रहा था, as मानो, as if यानी मानो, it seemed almost as if, ऐसा लग रहा था मानो, the poor man, वह बेचारा व्यक्ति, वांटेड, चाहता था, टू गिव, दे देना, अस, हमें, आल, वह सब कुछ, ही न्यू, जितना वो जानता था। ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारा व्यक्ति अपना सारा ज्ञान हमें
दे देना चाहता था बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाने से, अवे दूर, दूर जाने से पहले। शब्दों का चुनाव ध्यान से कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है इट, यहाँ सीम्ड प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग ऐसा या फिर कुछ कुछ ऐसा, एज इफ मानो, यहाँ ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारा व्यक्ति चाहता था टू गिव, दे देना, अस हमें, आल अपना सारा ज्ञान, ही न्यू जो वो जानता था। तो ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारा व्यक्ति अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था। एंड, और, टू पुट इट, यह सारा ज्ञान, ऑल, पुट इट ऑल, यह सारा ज्ञान, इनटू आवर हेड्स, हमारे सिर में पुट कर देना चाहता था, भर देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में। और अपना सारा ज्ञान एक ही झटके में हमारे मस्तिष्क में पुट कर देना चाहता था, भर देना चाहता था। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं। वहां से पढ़ेंगे आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मैं ये देखकर चकित था, या फिर ये देखकर मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे यह सब कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत 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 ज़्यादा सरल लगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने हर चीज़ को इतना धैर्यपूर्वक कभी समझाया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हम सबको दे देना चाहता था, और इस पूरे ज्ञान को वो एक ही बार में या फिर एक ही झटके में हमारे मस्तिष्क में या फिर हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आगे चलेंगे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, ये क्लास खत्म हुई उसके बाद दूसरी चलेगी। तो आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद मैं थोड़ा एसी बंद कर देता हूं, मुझे ठंडी लग रही है। एक सेकंड आप प्रतीक्षा करेंगे। चलिए बच्चों, इसका काम हो गया। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, हमारा पाठ हुआ इन राइटिंग, लेखन का। ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, नई कॉपियाँ लाए थे फॉर अस, हमारे लिए। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, रिटन जिन पर लिखा था इन अ ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड, राउंड मतलब होता है वक्र, गोला, वक्राकार, हैंड, हैंड मतलब हस्तलेख। तो जिस पर सुंदर वक्राकार हस्तलेख में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? फ्रांस, एल्सास, फ्रांस, एल्सास। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपके लिए एक पुस्तक लाऊं, चलिए मान लेते हैं मैं आपके लिए ये कॉपी लाया, ठीक है। अब इस कॉपी पर सुंदर वक्राकार शैली में ऐसे लिखा है, भारत, भारत। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा भारत और ये हो गया भारत। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे लिखा था जैसे ये लिखा है, भारत, फिर भारत, फिर भारत, इंडिया। ठीक, तो ऐसे लिखा था। ये कॉपी थी और इसकी कॉपी के सुंदर वक्राकार हस्तलेख में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। हमने अपने देश का नाम लिखा क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी का नाम लेंगे। तो भैया हम फ्रांस अल्सास का नाम काहे लेंगे, वो तो हमारे अध्याय में है। दे लुक्ड, वो प्रतीत हो रही थी, लाइक मानो लिटिल फ्लैग्स, नन्हे नन्हे झंडे, फ्लोटिंग, लहरा रहे हों, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में,
स्कूल के उस कमरे में वो कॉपियां ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्कूल के उस कमरे में छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड, एक रॉड से लटके हुए, रॉड मतलब छड़, भैया झंडा होता है तो छड़ पे ही ना बांधा जाता है, छड़ से लटके हुए एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप ऊपर छड़ से बंधे हुए, छोटे छोटे कहाँ गया, लिटिल छोटे छोटे झंडे फ्लोटिंग उस स्कूल के कमरे में फ्लॉट कर रहे हो, उस स्कूल के कमरे में लहरा रहे हो। तो ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो, या फिर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि विद्यालय के उस कमरे में सभी जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। समझ रहे हैं? दे लुक्ड लाइक, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे स्कूल के उस कमरे में हर जगह लहरा रहे हों। हंग, और उन्हें लटका दिया गया हो, फ्रॉम द रॉड, छड़ से, एट द टॉप, ऊपर, आवर डेस्क, हमारी मेज के, और उन्हें हमारी मेज के ऊपर एक छड़ से लटका दिया गया हो। छड़ मतलब डंडा, ठीक है, और उन्हें हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिया गया हो। यू ऑट टू हैव सीन, काश आप सीन कर पाते, काश आप देख पाते कि हाउ एवरीवन, की हर व्यक्ति किस तरह से व्यस्त था टू वर्क, अपने काम में। काश कि आप देख पाते कि कैसे हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त था। एंड, और हाउ क्वाइट, कितना चुपचाप था या फिर कितना शांत था, इट वाज, यह माहौल, और यह माहौल कितना शांत था, अर्थात उस कक्षा का माहौल कितना शांत था। काश कि आप देख पाते कि हर व्यक्ति किस तरह से अपने काम में व्यस्त था और उस कक्षा का वातावरण या फिर उस कक्षा का माहौल किस प्रकार शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज वॉज आ रही थी, केवल एक आवाज आ रही थी। कैसी, इसकी आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मतलब रगड़ने की, केवल रगड़ने की आवाज आ रही थी ऑफ पेन्स, कलम की, ओवर द पेपर, कागज के ऊपर, केवल कागज के ऊपर कलम के स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, केवल कागज के ऊपर कलम के रगड़ने की आवाज आ रही थी, या फिर केवल कागज के ऊपर कलम के चलने की आवाज आ रही थी। बाकी सब कुछ एकदम शांत था। वंस, एक बार तो, सम, कुछ, बीटल्स, बीटल्स मतलब भंवरे, एक बार तो कुछ भंवरे फ्लू इन, उड़कर अंदर आ गए। एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट लेकिन नोबडी, किसी ने भी पेड एनी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, एनी अटेंशन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनकी ओर, लेकिन उन पर किसी ने भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, ना यहाँ तक कि द लिटिल वंस, सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। बड़ों की तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी उन भौरों पर ध्यान नहीं दिया। हु, जो वर्क, व्यस्त थे, राइट ऑन, बनाने में, ट्रेसिंग, जो हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग, राइट ऑन ट्रेसिंग मतलब चित्र बनाना, हु वर्क, बना, वर्क मतलब काम करना, तो जो अपना चित्र बनाने में व्यस्त थे, किसका चित्र, देयर, अपना, इस मछली पकड़ने के, हुक्स, कांटे का, भाई मछली पकड़ने के लिए कांटा होता है ना, तो फिश हुक उसको बोलते हैं, जो अपना मछली पकड़ने का कांटा बनाने में व्यस्त थे, अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मछली पकड़ने वाले कांटे का चित्र बना रहे थे। तो यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया उन भंवरों पर, जो अपना मछली पकड़ने वाले कांटे का चित्र बनाने में व्यस्त थे। देयर मतलब अपना, ठीक है, उनका काम था कि भैया आप चित्र बनाओ। एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच, मानो वहां भी फ्रेंच भाषा हो, मानो वहां भी फ्रेंच भाषा हो, अर्थात चित्र बना रहे थे तो उसको भी ऐसा मान लिया कि मानो वो भी फ्रेंच भाषा है, मानो वहां भी फ्रेंच भाषा हो, फ्रेंच टू यानी मानो वहां भी फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ, छत के ऊपर, द पीजन्स, कुछ कबूतर कूक्ड,
गुटर गु कर रहे थे। छत के ऊपर कुछ कबूतर गुटर गु कर रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में। छत के ऊपर कुछ कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटर गु कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में, और अपने मन में मैंने सोचा, विल दे, क्या वे लोग, कौन लोग, जो रशिया के सोल्जर हैं, जो जर्मनी से आए हैं, क्या वो लोग मेक देम, इन कबूतरों को सिंग, गाने के लिए मजबूर करेंगे, इन जर्मन, जर्मन भाषा में, क्या वे लोग इन कबूतरों को जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे? क्योंकि हम लोगों को तो जर्मन पढ़ने के लिए या फिर फ्रेंच भाषा ना पढ़ने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। तो क्या वो लोग इन कबूतरों को जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे कि सुनो अब तुम गुटर गु करो तो जर्मन भाषा में करो? इवन द पिजन्स, यहां तक कि कबूतरों को भी, वो हैरान होकर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि कबूतरों को भी, क्या कबूतरों के साथ भी ऐसा करेंगे? तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक चीज़ें बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाए। फ्रांस अल्सास यानी यहाँ पर था, थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, आशा करते हैं आपको यहाँ तक विजिबल होगा। हाँ, आफ्टर द ग्रामर वी हैड द लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे महमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन महमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। ब्रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वे ऐसी लग रही थी जैसे कि उस विद्यालय के कमरे में सभी जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जिन्हें हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिया गया हो। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सिट टू वर्क, काश कि आप देख पाते कि कैसे हर एक व्यक्ति अपने काम में जुटा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र आवाज कागज पर पेनों की रगड़ने की आ रही थी। Once some beetle flew in, एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। But nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the little ones, सबसे छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो उस समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लगे हुए थे या चित्र बनाने में व्यस्त थे। As if that was French too, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। On the roof the pigeon cooked very low, छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। And I thought to myself, और अपने मन में मैंने सोचा कि will they make them sing in German, even the pigeons, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, अर्थात गाने से तात्पर्य है गुटरगू करना। तो क्या वे लोग इन कबूतरों को जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए मजबूर करेंगे? अब इसको ऐसे कह दीजिए कि क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। आइए आगे चलते हैं। Whenever, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते समय, जब भी लिखते समय मैंने ऊपर देखा। आयशा, मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस, मोशन मतलब गति, लेस मतलब जिसमें गति ना हो, एकदम स्थिर। मैंने देखा कि एम हैमल एकदम स्थिर बैठे हुए थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंगेजिंग, और घूर रहे थे, फर्स्ट एट वंस, एक बार तो किसी चीज को, वन थिंग, एक बार तो किसी चीज को, देन एट अनदर, और फिर किसी दूसरी चीज को। अर्थात अभी मैं आपको देख रहा हूँ, फिर मैं इधर पोडियम को देखने लगा, फिर मैं इधर पानी की बोतल देखने लगा। पानी तो पी ही सकते हैं। तो एक के बाद दूसरी चीज, सामने कुर्सी रखी है, इधर कैमरा है, ऊपर टीवी चल रही है, पीछे डिजिटल बोर्ड है, और ये सब जो लाइटनिंग है मैं इसको भी देख रहा हूँ कि सोचो ये सब कुछ कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरी ही तरह। एमएमएल भी पहले तो एक चीज़ को, फिर दूसरी चीज़ को, फिर तीसरी चीज़ को, एक के बाद एक चीज़ को देखते जा रहे थे।
हाँ, अब ठीक है। गला सूख गया था बोलते बोलते। Whenever I looked up from my writing, जब कभी भी मैंने लिखते समय ऊपर देखा, मैंने देखा कि एम हैमल एकदम शांत या फिर एकदम स्थिर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, और एक बार तो किसी चीज को और फिर किसी दूसरी चीज को गेज कर रहे थे, देख रहे थे। शब्दों को थोड़ा सा और सुधार कर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को उनकी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वहां कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूर रहे थे। एज इफ मानो ही वांटेड, वो चाहते थे टू फिक्स, बिठा लेना, इन हिज माइंड, अपने मन में। ऐसा लगता था कि मानो वो अपने मन में बिठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ, हर एक चीज, एवरीथिंग, जस्ट हाउ एवरीथिंग, जैसी हर एक चीज दिखती थी, लुक्ड, दिखती थी, जैसी हर चीज दिखती थी इन दैट, उस लिटिल, छोटे से स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। उस छोटे से स्कूल के कमरे में हर चीज जिस तरह दिखती थी, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जिस तरह से हर चीज दिखती थी, बिल्कुल वैसे ही अपने मन में वहां बिठा लेना चाहते थे। अर्थात मानो वो अपने मन में उस छोटे से स्कूल के कमरे की हर वस्तु को या फिर हर चीज को ठीक उसी तरह अपने मन में अंकित कर लेना चाहते थे, या फिर अपने मन में बिठा लेना चाहते थे, जैसा कि वो दिख रही थी। फैंसी, जरा सोचिए, क्या सोचिए? फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, ही हैड बीन, वो रहे थे, देयर, वहां पर, वो वहां पर रहे थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर। जरा सोचिए, वो 40 साल तक एक ही स्थान पर रहे थे। विथ हिज गार्डन, उनका गार्डन, उनका बगीचा, आउटसाइड, बाहर था, द विंडो, खिड़की के बाहर, उनका बगीचा खिड़की के बाहर था, एंड हीज क्लास, और उनकी क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उनके सामने थी। हम इसको फिर से रिवीजन करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. इतना बड़ा सेंटेंस है। तो whenever I looked up from my writing, जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, मैंने देखा कि एम हैमल बिल्कुल स्थिर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, and gazing first at one thing then at another, वे कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूर रहे थे। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, मानो वो अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कमरे, वैसे पढ़िए कि मानो वो अपने मस्तिष्क में उस छोटे से स्कूल के कमरे की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह बिठा लेना चाहते थे जैसा कि वो दिख रही थी। फैंसी, जरा सोचिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो इसी स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, अर्थात वो क्लास में बैठे थे तो खिड़की से उनका बगीचा दिख रहा था, तो ऐसे कह सकते हैं कि बाहर उनका बगीचा था, या फिर खिड़की से बाहर देखने पर उनका बगीचा दिखता था, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास या फिर उनकी कक्षा बिल्कुल उनके सामने थी। हमें आगे चलना होगा, बस खत्म हो गया आपका चैप्टर। ये विजिबल है? अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब ठीक है। अगर नहीं दिखता तो अपने YouTube से क्वालिटी बढ़ाकर 720p पर कर लीजिएगा।
ठीक है, डाटा की टेंशन मत लीजिए, मुश्किल से 100 MB में ये पूरा लेक्चर निपट जाएगा, चाहे 720p में ही देखें। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली, केवल, द डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क और बेंच हैड बीन वॉर्न स्मूथ, घिस घिस कर स्मूथ हो गए थे, घिस घिस कर चिकने हो गए थे। केवल डेस्क और बेंच, ऐसे भी कह सकते हैं कि केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट ट्री मतलब अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, बड़े हो गए थे, और बगीचे में अखरोट के वृक्ष पहले से ज्यादा लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, और होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है, और होप वाइन का हिंदी में भी होप वाइन ही होगा। और होप वाइन दैट, जिसे ही हैड प्लांटेड, उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ, खुद या फिर अपने हाथों से, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो, वो खिड़की से लिपटती हुई या फिर खिड़की से होती हुई, टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। ठीक है, रिवीजन करिए फिर आगे चलिए, क्योंकि यहाँ पे सब अटक जाते हैं। अगली लाइन में तो सभी अटकेंगे, जहां पे लिखा है हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, तो मैं चाहता हूं कि पहले एक एक लाइन को स्पष्ट कर लें। तो ये हो जाएगा कि बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ओनली द डेस्क एंड द बेंच हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वह होप वाइन, यानी होप वाइन एक प्रकार की बेल, और होप वाइन जिसे उन्होंने खुद लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो, वो खिड़की से लिपटते हुए, टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। अब बहुत ध्यान से समझिए, हाउ इट मस्ट हैव, किस प्रकार, ब्रोकन, टूटा होगा, हीज हर्ट, उनका दिल, टू लीव, छोड़कर, इट, इन सब को, ऑल, जाते हुए, तो लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाते समय। बोर्ड पर देखिए, मेरी शक्ल की चिंता मत करिए, मैं चाहता हूं कि ये लाइन आप समझे, नहीं तो अटक जाएंगे। तो लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाते समय, हाउ, किस प्रकार, इट मस्ट हैव ब्रोकन, टूटा होगा, ही इज हर्ट, उनका दिल, पुअर मैन, बेचारा आदमी, उस पुअर मैन, उस बेचारे आदमी का हर्ट, दिल, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाते समय, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, किस तरह टूटा होगा, यानी इस सब को छोड़कर जाते समय उस आदमी का दिल किस तरह टूट रहा होगा। अब आगे फिर लिखा है, टू हियर, सुनकर, ही सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग, चलते हुए, अबाउट द रूम, कमरे में, अब ऊपर के, और ऊपर के कमरे में अपनी बहन को चलते हुए सुनकर, पैकिंग, जो पैक कर रही थी, देयर ट्रंक, उनका सामान, और पैकिंग देयर ट्रंक, ट्रंक मतलब अपना सामान पैक करने के लिए, रूम अबव, ऊपर के कमरे में, मूविंग, चलते हुए, ही सिस्टर, अपनी बहन को, हियर, सुनकर। ठीक है, तो अब पूरा जोड़ दें कि पुअर मैन, बेचारा आदमी, जरा सोचिए कि उनका सामान पैक करने के लिए ऊपर के कमरे में उनकी बहन को चलते हुए सुनकर, और इन सब को लीव, छोड़कर जाते हुए, उनका दिल किस तरह से टूट रहा होगा। पैकिंग देयर ट्रंक मतलब सामान पैक करना, फॉर दे, क्योंकि वे, मस्ट लीव, क्योंकि उन्हें मस्ट लीव, छोड़ देना था, द कंट्री, देश, नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ देना था। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि जरा सोचिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सब को छोड़कर जाने से और ऊपर छत पर अपना सामान पैक करने के लिए अपनी बहन को चलते हुए सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा। एक लाइन में सरल करके बता दिया, बाकी आप पुस्तक की भाषा में भी पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हमने आपके लिए चीज़ों को आसान कर दिया।
बट लेकिन ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारा पाठ हुआ, इन हिस्ट्री, इतिहास का। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ, एंड देन, और फिर उसके बाद, द बेबल्स चैंटेड देयर बा बे बी बो। द बेबीज है ये, बेबल्स नहीं। बोर्ड पर बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर देखने पर बेबीज लिखा है। एंड आफ्टर देन, एंड देन, और फिर द बेबीज, बच्चों ने, चैंटेड बोला या फिर दोहराया, देयर बा बे बी बो बू, अपना बा बे बी बो बू बोला। जैसे आप पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, छोटे छोटे बच्चे यही ना पढ़ते हैं, तो ये उनकी वर्णमाला रही होगी, वो अपनी वर्णमाला पढ़ रहे थे। और फिर छोटे बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू बोला। डाउन देयर एट द बैक, पीछे, डाउन देयर एट द बैक, पीछे ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर ने, हैड पुट ऑन, पहन रखा था, हिज स्पेकल्स, अपना चश्मा। कमरे के पीछे बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। होल्डिंग, और उसने पकड़ी थी, हीज प्राइमर, अपनी बाल पुस्तक, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों से, और अपने दोनों हाथों से उसने अपनी बाल पुस्तक पकड़ी थी। स्पेल्ड, वह भी बोल रहा था, द लेटर्स बा बे बी बो, वह भी बा बे बी बो बोल रहा था, विद देम, उन बच्चों के साथ, और वह भी उन बच्चों के साथ बा बे बी बो बू बोल रहा था। यू कुड सी, काश कि आप देख पाते, दैट ही, कि वह, टू भी, वाज क्राइंग, रो रहा था। काश कि आप देख पाते कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशन, भावना से, भावुक होने की वजह से उसकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत फनी था, और ये बहुत हास्यप्रद था, ये घटना बहुत हास्यप्रद थी। टू हियर, सुनने में, और उसको सुनना, हिम हियर, उसको सुनना बहुत हास्यप्रद था। दैट की, आप इसको ऐसे पढ़िए कि उसको सुनना इतना हास्यप्रद था कि वी ऑल, हम सभी, वांटेड टू लाफ, हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। हंसना इसलिए कि उसकी, वो जिस तरीके से पढ़ रहा था उसको सुनकर हंसी आ रही थी, और रोना इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था, आज के बाद हमारे अध्यापक हमें नहीं पढ़ाएंगे। अरे हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से आई रिमेंबर, मुझे याद है इट, यह पाठ, द लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। अरे मुझे यह कितनी अच्छी तरह से याद है, वह अंतिम पाठ। ठीक है, तो हम इसको रिवीजन करेंगे कि बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपना बा बे बी बो बू बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स, बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, और अपनी बाल पुस्तक को अपने दोनों हाथों में पकड़कर, स्पेल्ड अ लेटर विद देम, वह भी उन छोटे बच्चों के साथ बा बे बी बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, अर्थात मैं देख सकता था कि वो रो रहा था, तो उन्होंने इसको ऐसे लिखा कि आप देख सकते थे कि वह रो रहा था। ठीक है, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, भावुकतावश उसकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वॉज वेरी फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना इतना हास्यप्रद था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह हाउ विल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, ओह यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने, स्ट्रक, बजाया, 12, 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन, और तब, द एंग्लूज, और फिर एंग्लूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एंग्लूज प्रार्थना की घंटी का नाम है एंग्लूज। ठीक है, एट द सेम टाइम, बिल्कुल ठीक उसी क्षण, सेम मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण, द ट्रम्पेट, तुरहियां सुनाई दी। तुरही मतलब
शादियों में बजाते हैं ना, पिपीरी की तरह होता है, तो ट्रम्पेट, तुरहियां सुनाई दी ऑफ द प्रशियंस, प्रशिया के सैनिकों की। ठीक उसी समय प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां सुनाई दी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से लौट रहे थे। ड्रिल मतलब युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां सुनाई दी। तुरही कहते हैं उसको, ठीक है, बाजा भी कहते हैं। साउंडेड सुनाई दी, सुनाई पड़ी, अंडर नीचे, आवर विंडो हमारी खिड़की के नीचे। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। ठीक उसी समय एंग्लूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। नहीं, ऐसे पढ़िए, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंग्लूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। बिल्कुल उसी समय युद्ध अभ्यास से लौटते हुए या फिर ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियों की आवाज हमारी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप, खड़े हो गए, वेरी पेल। देखिए, एम हैमल स्टूड अप, खड़े हो गए इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, वेरी पेल, और वो एकदम पीले पड़ गए थे। आई नेवर शॉ, मैंने कभी नहीं देखा था, हिम उन्हें, लुक सो टॉल, इतना टॉल, मैंने उन्हें इतना टॉल कभी नहीं देखा था, अर्थात मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। बच्चा, ये बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। दिन द एंग्लूज, और फिर एंग्लूज नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, उसी समय ड्रिल से लौट कर आते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़की के नीचे बजती सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, वेरी पेल, वो पीले पड़े हुए थे या फिर वो बहुत पीले पड़े हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। अब यहाँ पे है, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई मैं, बट लेकिन समथिंग, किसी चीज ने चोक्ड, अवरुद्ध कर दिया, हिम उनके गले को। लेकिन किसी चीज ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। जब आप बहुत भावुक हो जाते हैं तो आप बोल नहीं पाते, लेकिन किसी चीज ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाए। He could not go on, आगे लिखा भी तो है, इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाए, इससे आगे वो नहीं बोल पाए। ही, वहां could not go on, go on मतलब जारी रखना, बोलना जारी रखना, could not नहीं रख पाए, इससे ज्यादा वो बोलना जारी नहीं रख पाए, या फिर इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाए। देन तब he turned, वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट की ओर। ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट कहते हैं। फिर वो श्यामपट्ट की ओर मुड़े, took a piece of चाक, चाक का एक पीस उठाया, चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन, अपनी पूरी, हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर, ही ब्रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा कि वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस का मतलब हो जाएगा फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, और उन्होंने अपना सर टिका दिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। जैसे ये दीवार है तो मैं अपना सर दीवार के सहारे टिका दूं, और उन्होंने अपना सर दीवार के सहारे टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेक अ गीजर, उन्होंने इशारा किया, बस हमें विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, उन्होंने हमें अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल डिसमिस हो गई है, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू, आप मे गो, जा सकते हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है और आप जा सकते हैं। रिवीजन कर लीजिए कि माय फ्रेंड्स सैड ही, आई मस्ट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मित्रों, उन्होंने कहा, मैं, किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया और वो अपनी बात जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, फिर वो श्यामपट्ट की ओर मुड़े, टूक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ही ब्रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और चाक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उतना बड़ा
जितना बड़ा अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइबला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड गिज टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हैं। और आपका अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर, मन लगाकर, बिल्कुल सरल तरीके से अध्ययन कर सकें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए अध्याय के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।